आ रही है, थोड़ी देर में आपसे वो शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले इंडियन एयरफोर्स की तैयारी पर एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लद्दाख के आसमान में ऐसा दिखा दम, चीन ने जमीन पर पीछे खींचे कदम। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हलचल बहुत तेज है। चीनूक हेलीकॉप्टर, सुखोई लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ये सारे आसमान को चीरते हुए चीन को चुनौती देते दिखाई दिए। एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग की गई। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सटीक फॉर्मेशन के साथ आसमान में युद्ध जैसी स्थिति की प्रैक्टिस की। जिस वक्त लद्दाख में यह सब कुछ हो रहा था, उस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और लाइव रिपोर्टिंग के दौरान उन्होंने हर 30 सेकंड के अंतराल में जो कुछ भी देखा वो चीन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेह की हर सुबह सुखोई और दूसरे फाइटर्स की दहाड़ के साथ होती है। आप देख सकते हैं कि लेह के आसमान में इस वक्त सुखोई 30 MKI विमान परवाज भरता हुआ नजर आ रहा है, आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आज यहाँ पर जो तस्वीर नजर आई है वो पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आई थी। आज एक साथ 3 सुखोई 30 MKI विमानों ने फॉर्मेशंस के साथ यहाँ पर लगातार एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग की है। कि जो कॉम्बैट ड्रिल है उसकी किस तरह की तैयारी की गई है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो किस तरह से जो 3 हमारे सुखोई होंगे एक साथ उड़ेंगे और एक साथ आसमान में जाकर वो आगे चीन के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो आप देखिए ये दूसरा Su-30 MKI विमान, पहला आप देख चुके हैं, आप दूसरा भी देखिए किस तरह से इसने लेह के जो एयरपोर्ट पर टच डाउन किया और उसके बाद उड़ गया। यानी कि ये फ्लाई कर रहे हैं लगातार, लेकिन जब ये वापस आते हैं ये टच डाउन करते हैं लेह के एयर स्ट्रिप पर, लेकिन रुकते नहीं है, उसके बाद ये वापस आसमान में उड़ जाते हैं। ये तीसरा Su-30 MKI विमान जो एक बार फिर से आया, इसने टच डाउन किया और उसके बाद ये आगे उड़ गया। तो हम कह रहे हैं ना कि जो Su-30 MKI है जो सुपीरियर विमान है, अगर हम चीन के साथ तुलना करते हैं तो चीन के लिए बड़ा खतरा है Su-30 MKI जो लगातार यहाँ पर लेह लद्दाख के आसमान में उड़ान भरते हुए पेट्रोलिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए ये चौथा, हमने कहा था कि ये चौथा, तो 4 आप देख रहे हैं सुखोई लगातार एक के बाद एक इनकी जो कॉम्बैट ड्रिल हो रही है, ये आ रहे हैं घूमते हुए आसमान में उड़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रिप पर टच डाउन कर रहे हैं और वापस से आसमान में उड़ जा रहे हैं। तो आप देखिए एक और Su-30 MKI विमान आसमान की ओर चीरता हुआ निकल जा रहा है। एक और Su-30 MKI किस तरह से हवा को चीरता हुआ आसमान की ओर सीधा ऊपर उड़ता जा रहा है। और ये इसकी जो गर्जना है, ये गर्जना यहाँ पर जो हिमालय की जो चोटियां हैं इसको चीरती हुई चीन तक जा रही होगी। अगर चीन ने युद्ध की शुरुआत की तो युद्ध का अंत भारत की एयरफोर्स करेगी। मौजूदा स्थिति में चीन को डराने के लिए एयरफोर्स का ये ट्रेलर ही काफी है। चीन इस वक्त पूरी तरह बैकफुट पर है और लद्दाख के आसमान में भारतीय वायुसेना की दमदार तस्वीरें देखकर चीन में हड़कंप मच चुका है। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी में भारतीय वायुसेना के चर्चे शुरू हो गए हैं। आसमान में रूस और अमेरिका के विध्वंसक फाइटर जेट्स और उनके इंडिया वाले कनेक्शन पर डिबेट शोज हो रहे हैं। और तो और चाइनीज चैनल पर विश्लेषण इस बात का भी हो रहा है कि रूस की वायुसेना और उसके फाइटर जेट्स इतने खतरनाक क्यों। इनडायरेक्ट तौर पर बोले तो चीन इस वक्त पूरी तरह खौफजदा है, क्योंकि भारत के पास रूस से मिला सुखोई 30 MKI भी है और अमेरिका से मिले घातक अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी, जिनके आगे चाइनीज वायुसेना के फर्जी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स कहीं नहीं टिकते। आज हम सबूतों के साथ चाइनीज एयरफोर्स के कुछ खटारा फाइटर प्लेन्स की लिस्ट दुनिया के सामने रखने वाले हैं। लाइन ऑफ
ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत से जारी टेंशन के बीच चीन का सरकारी मीडिया चाइनीज वायुसेना की ताकत की नुमाइश कर रहा है। जिनपिंग के आदेश पर चाइनीज एंकर फ्रेम बदल बदल कर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया में चीन की वायुसेना का कोई जोड़ नहीं। लाइव शो के दौरान चाइनीज चैनल पर चीन की वायुसेना का विमान आता है और ऐसी तस्वीर पेश की जाती है मानो दुनिया में इस चाइनीज प्रोडक्ट से बेहतर कुछ और है ही नहीं। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है और इसका सबूत है ये हेडलाइन, क्योंकि चीन के पास खुद की वायुसेना नहीं बल्कि कॉपी कैट एयरफोर्स है। एक तरफ भारतीय वायुसेना के सुखोई MKI-30, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे घातक फाइटर जेट्स हैं, तो दूसरी ओर चीन के पास Su-30, J-10 और J-11 जैसे लड़ाकू विमान हैं। ऐसा नहीं है कि चाइनीज लड़ाकू विमान किसी लिहाज से कम है, लेकिन चीन को भी ये बात अच्छी तरह पता है कि युद्ध की स्थिति में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान चाइनीज एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स के पास अत्याधुनिक 4th जनरेशन फाइटर्स हैं, जबकि चीन की वायुसेना की फैक्ट्री में बने लड़ाकू विमान दरअसल चोरी और जुगाड़ के सामान से बनाए गए। अमेरिका की तरह ही चीन की वायुसेना के एयरक्राफ्ट में भी अलग अलग कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि ज्यादातर चाइनीज प्लेन्स ऐसे हैं जिन्हें या तो खरीदी हुई टेक्नोलॉजी से बनाया गया या फिर चोरी के सामान से बनाया गया। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। 80 के दशक में अमेरिका और इजराइल ने F-16 की तर्ज पर एक नया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए पार्टनरशिप की, लेकिन लागत बढ़ने की वजह से अमेरिका डील से पीछे हट गया। लेकिन चीन ने इसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली। चीन ने इसका नाम J-10 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट रख दिया। वो देखने में बिल्कुल अमेरिका के F-16 जैसा ही था। हालांकि ताकत के लिहाज से F-16 अभी भी चाइनीज एयरक्राफ्ट पर भारी पड़ेगा। 1989 में सोवियत संघ के बिखराव के बाद चीन ने बड़ी चालाकी से सुखोई के Su-27 के प्रोडक्शन को सिक्योर कर लिया। उस वक्त सोवियत संघ चीन को एक नए मिग का डिजाइन बेचना चाहता था, लेकिन चीन ने मौके का फायदा उठाकर अपना खुद का Su-27 बनाना शुरू कर दिया और बाद में उसी के डिजाइन में बदलाव करके चीन ने J-11 बनाया। साल 2000 में रूस ने अपने Su-27 में जो बदलाव किए थे उसकी डिटेल्स भी चीन ने हथिया ली। इसके बाद चीन ने जुगाड़ तंत्र का इस्तेमाल करते हुए J-16 एयरक्राफ्ट बनाया। चीन के J-15 को उसके वायुसेना का सबसे तगड़ा एयरक्राफ्ट कहा जाता है। चीन इसके लिए भी रूस से डील कर सकता था। वो इसके लिए रूस के Su-33 की तकनीक खरीद सकता था, लेकिन जब रूस ने Su-33 के डिजाइन सीक्रेट देने से इनकार कर दिया तो चीन ने यूक्रेन से बड़ी चालाकी से Su-33 एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप खरीद लिया और उसका इस्तेमाल J-15 में किया। चीन ने सिर्फ सुखोई के डिजाइन की कॉपी नहीं की, 60 के दशक में उसने MiG-21 का प्रोडक्शन प्लान भी खरीद लिया, जिसे बाद में मॉडिफाई और अपडेट करके चीन ने J-7 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए। इसके बाद कई साल तक चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर J-7 फाइटर एयरक्राफ्ट का ज्वाइंट वेंचर बनाया, ताकि एक ऐसा फाइटर बनाया जाए जो मिग के दूसरे वर्जन के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो। इसका नतीजा यह हुआ कि चीन और पाकिस्तान ने चोरी की तकनीक की मदद से F-16 और MiG-21 जैसे विमानों के कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स करके एक नया एयरक्राफ्ट बनाया। चीन में इसे FC-1 कहते हैं और पाकिस्तान में इसका नाम है JF-17 और इसमें F-16 के आगे का नाक वाला हिस्सा और MiG-21 के विंग का डिजाइन बिल्कुल सेम है। चीन का 5th जनरेशन फाइटर J-20 भी अमेरिका के F-22 रैप्टर की कॉपी है और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि एक चाइनीज नागरिक ने F-22 रैप्टर बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन से उसका डिजाइन चोरी कर लिया था।
यानी जिस चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की बुनियाद ही चोरी और जुगाड़ से तैयार की गई तकनीक पर आधारित हो, वो युद्ध के मैदान में भारतीय वायुसेना के घातक और एडवांस एयरक्राफ्ट्स के सामने कहां टिकेगी। चीन ने कॉपी तो ठीक बनाई, लेकिन भारत के पास ऑथेंटिक और बेहतरीन एयरक्राफ्ट। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरी तैयारी कर रखी। सीधे लद्दाख से इसका ट्रेलर भी आपने देख लिया। लेकिन भारतीय वायुसेना की डेडली फिल्म चीन में कैसे तबाही मचाएगी, इसका अंदाजा चीन को भी अच्छी तरह हो चुका है। और इस बीच चीन के हालात पर आर्मी चीफ ने डिफेंस मिनिस्टर को पूरी जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरी रिपोर्ट शेयर करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, चाइनीज आर्मी को पीछे धकेलने के लिए पूरा प्लान बना लिया गया है। चाइनीज फौज के सामने भारत बहुत बड़ी सेना खड़ी करेगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन जितनी फौज लेकर आया है, उसकी तुलना में 9 गुना बड़ी सेना भारत की होगी। चीन को इस बार ऐसा जवाब मिलेगा कि वो फिर ऐसी हरकत नहीं करेगा। चीन जहां जहां गुस्ताखी करेगा, वहां पूरी मॉनिटरिंग भी की जा रही है बाकायदा। और हम सैनिकों की संख्या आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बता सकते हैं कि बड़ी टुकड़ी को डिप्लॉयमेंट वहां किया जा चुका है। और ये सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है। चीन ने जिन जिन जगहों पर मोर्चा खोला है, वहां भारत ने कैसी मोर्चेबंदी कर रखी है, इसकी इनसाइड डिटेल इस रिपोर्ट में अब आप देखेंगे। समझाया, बहुत मीटिंग की, लेकिन अब नहीं। गुस्ताख चीन को एक बार तगड़ा सबक सिखाना ही होगा। इसकी बदमाशियों की पूरी फाइल तैयार कर ली गई है। अब फुल एंड फाइनल हिसाब होगा, एकदम हिंदुस्तानी स्टाइल में। अगर चीन ताकत की भाषा समझता है, तो बात अब उसी की भाषा में हिंदुस्तान करेगा। तैयारी पूरी है। पूरी 4056 किलोमीटर एलएसी के हर पॉइंट पर इंडियन आर्मी मुस्तैद है। डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी गई है, क्योंकि चीन ने लद्दाख में कई और फ्रंट पर गुस्ताखियां करनी शुरू कर दी है। हिंदुस्तान ने भी मोर्चेबंदी कर दी है। किन किन जगहों पर चीन ने खोला है मोर्चा, उसे समझने के लिए इलाके की पूरी ज्योग्राफी समझनी होगी। 7 पॉइंट पर चीनी आर्मी के जमावड़े की सैटेलाइट पिक्चर के साथ ग्राउंड की सही और सटीक रिपोर्ट सामने आ गई है। हॉट स्प्रिंग, गोगरा, कोंकाला, पैंगोंग त्सो, चुशुल, गलवान, डेमचौक, चुमार, डेपसोंग, दौलत बेग, ओल्डी, इन सभी 7 इलाकों में चीन ने समझौतों की नाफरमानी की है, जिसके पूरे सबूत इंडिया के पास हैं। लेकिन फिक्र की बात नहीं है। हर फ्रंट पर ड्रैगन की आंखें निकालने की ताकत इंडियन फोर्स के पास है। लेकिन भारत के लोगों के पास सही जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इसलिए चाइनीज प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। सबसे पहले देखिए कैसे चीन को पीछे खदेड़ा गया है। ये वही जगह है जहां चीन की आर्मी ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिली और उससे भी ज्यादा ग्राउंड पर मौजूद सोर्सेस से खबर मिली है कि चाइनीज आर्मी अब पीछे हटने लगी है। भारतीय सेना ने चाइनीज सैनिकों को 5 किलोमीटर पीछे धकेल दिया है। दरअसल जनवरी के महीने में अक्साई चीन में मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद चीन ने अपने फोर्सेस को एलएसी के पास कई सारे बेसिस पर तैनात किया, जिसमें गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट भी शामिल है। इसके बाद चीन के फोर्सेस ने गलवान वैली के जरिए हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक उसे क्रॉस करके आने की कोशिश की, लेकिन चीन के मंसूबों के बारे में भारतीय सेना को जानकारी थी, इसलिए पहले वहां पर बिल्डअप तैयार था और उन्होंने रोक लिया। इसके साथ ही जब स्टैंड ऑफ शुरू हुआ इस इलाके में गलवान वैली में, तो भारतीय सेना ने यहां पर 2 बड़े काम किए। एक तो डीएसडब्ल्यू रोड के साथ गलवान वैली को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया, और के साथ ही साथ डीएसडब्ल्यू रोड के साथ ही उन्होंने एक सड़क का निर्माण किया जो गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक जाता है, जिसके जरिए भारतीय सेना अपने इक्विपमेंट्स को, अपने फोर्सेस को किसी भी वक्त
पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक पहुंचा सकते थे। और भारत ने इस रोड को, आप बताते हैं, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक जाता है, 1 महीने के अंदर तैयार कर लिया। तो साफ है कि भारत को चीन के मंसूबे पता है, इसलिए भारत भी उसी तरह से तैयार है जैसे चीन है। अगर गलवान वैली में उनके 1000 ट्रूप्स वहां पर मौजूद हैं, तो भारत ने भी वहां पर अपने 1000 ट्रूप्स मौजूद रखे हैं और इक्विपमेंट्स को भी, वेपन्स को भी वहां पर तैयार रखा है। पैंगोंग त्सो फिंगर एरिया में अभी भी डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है और इस पर अभी और चर्चा होगी। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच चीनी सेना के कुछ टेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन अब चाइनीज आर्मी अपनी जान बचाने के लिए यहां डिफेंसिव तरीके से काम कर रही है। पैंगोंग के इलाके में चाइनीज आर्मी को भगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल चीन की सेना ने पैंगोंग में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच कंस्ट्रक्शन कर लिया है। फिंगर 4 के पास पहाड़ पर चीनी सेना ने पोस्ट बना ली है और वो यहां से कुछ ताक झांक करती रहती है। पता चला है कि फिंगर 4 के पास पूर्वी किनारे पर चीन ने अपनी फास्ट बोट्स और छोटे स्टीमर के लिए डॉकिंग पॉइंट बना लिया है, ताकि झील के रास्ते पर भी फोर्स और रसद को फिंगर 4 तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल चाइना की ऐसी घेराबंदी की जा रही है कि चाइनीज आर्मी बहुत दिन यहां टिक नहीं पाएगी। 2017 में फिंगर 4 के पास ही भारत और चीन की सेना की झड़प का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे को पत्थर मार रहे थे और दोनों के बीच काफी मारपीट हुई थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका कितना संवेदनशील है। पैंगोंग झील को पैंगोंग त्सो भी कहा जाता है। इस झील पर चीन और भारत की सेनाएं फास्ट बोट के जरिए पेट्रोलिंग करती हैं। झील में पेट्रोलिंग के दौरान जब ये दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं, तो एक दूसरे को वार्निंग देकर लौट जाती हैं। पैंगोंग झील 134 किलोमीटर लंबा है। झील का एक इलाका लद्दाख में है, जबकि दूसरा छोर चीन के कंट्रोल में है। इस झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ है और यहाँ झील के किनारे 8 फिंगर वाली शेप बनाते हैं। अब सैटेलाइट इमेज में देखिए, पैंगोंग के किनारे इसकी 8 फिंगर है। बहुत पहले भारत की सेनाएं 8वीं फिंगर तक के इलाके तक पेट्रोलिंग करती रही हैं। लेकिन करगिल युद्ध के वक्त पाकिस्तान के साथ चीन ने ऐसी जुगलबंदी बिठाई कि जब भारत पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ रहा था, तो चीन ने चुपके चुपके पैंगोंग के फिंगर इलाके में सड़कें बनानी शुरू कर दी। इस वक्त 4थी फिंगर तक का इलाका भारत के कंट्रोल में है, जबकि 4थी से 8वीं फिंगर तक का इलाका, जिसका फासला करीब 8 किलोमीटर है, उसके बीच में अब चीन की सेना मौजूद है और उसने वहां अपने टेंट लगा लिए हैं। एलएसी पर इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव पैंगोंग त्सो लेक पर है, जहां पर फिंगर 8 से फिंगर 5 के बीच में चीन ने बड़ी तादाद में अपने फोर्सेस को तैनात कर रखा है। आपको बता दें कि ताजा जानकारी ये मिली है कि चीन ने फिंगर 5 के और फिंगर 4 के पास जो बीच एरिया है, वहां पर एक जेटी तैयार किया है, जहां पर उसके पेट्रोलिंग बोट्स को तैनात किया गया है, ताकि जरूरत पड़े तो वो पानी के रास्ते अपने फोर्सेस को यहां पर ला सके। इसके साथ ही चीन ने वहां पर जो हाइट वाले इलाके हैं, यानी कि ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर अपने पोजीशंस बना लिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने भी फिंगर 4 में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। ज्यादा ट्रूप्स वहां पर ले जाए गए हैं, अपने हथियारों को वहां पर ले जाया गया है और साथ ही साथ ताजा जानकारी के मुताबिक भारत ने वहां पर जो हाइट्स है, यानी कि ऊंचाई वाली जगह है, वहां पर नेट ट्रैक्स तैयार किए हैं, ताकि वो भी एडवांटेज पॉइंट ले सके, यानी ऊंचाई पर अपने पोस्ट के जरिए चीन की गतिविधि पर नजर रख सके। और अगर चीन कोशिश करता है उससे आगे आने की, तो फिर भारत उसी हिसाब से चीन को जवाब दे सके। चुशूल और गलवान, इन दोनों इलाकों में चीन की आर्मी की भारी तैनाती देखी गई है। तोप और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ चीन की एक्टिविटी देखने के बाद भारत ने भी यहां मोर्चाबंदी मजबूत कर दी है। इस पूरे इलाके में एक सप्ताह के दौरान ही T-90 टैंक भी पहुंचाए गए। इन्हें चुशूल और गलवान सेक्टर में तैनात कर दिया गया है। इस वक्त सेना की 3 आर्म्ड रेजिमेंट लद्दाख में, 1 आर्म्ड रेजिमेंट का दस्ता पहले से मौजूद था। 3 आर्म्ड रेजिमेंट की तैनाती से हालात का अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी सीरियस है। दरअसल लद्दाख का अधिकांश इलाका पहाड़ी और दुर्गम है। चुशूल और डैमचोक जैसे कुछ समतल इलाके भी हैं, जिनमें टैंक बहुत कारगर साबित हो सकते हैं।
शूलर गलवान में भी चाइनीज पीएलए ने लगातार डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया है। खासतौर पे गलवान के इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 पे चाइनीज थोड़ा पीछे तो हटे हैं। करीबन 10 से 12 गाड़ियां उन्होंने पीछे की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो विश्वास की कमी इस समय चाइनीज पीएलए के प्रति भारतीय सेना की है, उसको देखते हुए पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। चाइनीज पीएलए ने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, बुलडोजर्स, हैवी व्हीकल्स, एसयूवीज, साथ में जो आर्मर्ड टैंक हैं, उनको पीछे की तरफ डिप्लॉय कर रखा है। 120 से ज्यादा गाड़ियां इस समय गलवान के इलाके में चाइनीज साइड पर हैं। भारतीय सेना कहीं से भी नजरअंदाज इनको नहीं कर रही है, इसीलिए भारतीय सेना ने भी अपनी फॉरवर्ड लाइन के साथ साथ सेकेंड लेयर पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई है और साथ में पैरेलल रूट भी तैयार किया है, ताकि अगर चाइनीज पीएलए इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर भारतीय सेना को एंगेज करता है तो भारतीय सेना पैरेलल रूट के जरिए चाइनीज पीएलए को सरप्राइज कर सके। चीन की हरकतें ऐसी हैं जिसे देखकर नहीं लगता कि वो इलाके में शांति चाहता है और वो लगातार नई नई चालें चल रहा है। चीन ने एक और फ्रंट डेमचोक में खोल दिया है। लद्दाख के डेमचोक गांव के सामने चीन ने अपनी तरफ नया डेमचोक गांव बसा दिया है, जो पहले कभी नहीं था। चीन ने यहां 13 मकान बना लिए हैं और सड़क और टेलीकॉम की सुविधा भी शुरू कर दी है, जिसके जवाब में भारत ने जमीन और आसमान दोनों जगहों से नाकेबंदी शुरू कर दी है, जो बीच बीच में उड़ान भर रहे हैं। खासकर लेह के इलाके में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। चुमार की सिचुएशन और जियोग्राफी लद्दाख की और दूसरी जगहों से कठिन है। कम तापमान और बर्फीली हवाओं के साथ लगभग 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर बिहड़ पहाड़ है। चुमार उन इलाकों में से एक है जहां भारत के पास एलएसी के साथ सड़क है। इसके बाद 30R के रूप में एक बड़ा नाला है। यहां 30 मीटर की ऊंचाई पर गुजर रहे नाले की दूसरी तरफ चीनी रोड है। चीन में इस ऊंचाई तक तो सड़क मौजूद है, लेकिन बाकी का रास्ता चीनी सेना को पैदल या घोड़ों की सवारी की मदद से तय करना पड़ता है। साल 2013-14 में इसी मुश्किल सफर के बाद चीनी सेना सीमा पर चौकसी कर रही भारतीय सेना के सामने आ खड़ी हुई थी, जिसके बाद चीनी सैनिकों ने इस इलाके में सड़क निर्माण शुरू कर दिया था। मौजूदा पोजीशन में दोनों सेनाएं इस वक्त आमने सामने खड़ी हैं। उत्तर पूर्व लद्दाख ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व लद्दाख में भी चीन की कोशिश है कि वो भारतीय सीमा में घुसे, लेकिन आपको बता दें कि चीन की हर एक हरकत पर भारत की नजर है और यही वजह है कि चाहे वो डेमचोक हो या फिर चुमुर का इलाका हो, भारतीय सेना यहां पर तैयार है। चीन ने 2014 के सितंबर में कोशिश की थी चुमुर के इलाके से भारतीय सीमा में घुसने की। उस वक्त भी भारत ने चीन को करारा जवाब दिया था और इस बार भी भारत तैयार है। खास तौर पे पॉइंट 4991 एक ऐसी जगह है जहां से करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर पर नजर रखी जा सकती है इलाके पर। और आपको बता दें कि भारत इस वक्त उस जगह पर मौजूद है और चीन की हर एक हरकत पर उसकी नजर बनी हुई है। यानी साफ है कि अगर आपके पास वहां पर 1000 या 1500 आपके फोर्सेज हैं, तो भारत ने भी अपने इलाके में उतनी ही तादाद में फोर्सेज को चीन के लिए तैयार रखा है। इंडियन आर्मी और चाइनीज पीएलए का सबसे बड़ा मोर्चा डेपसोंग में खुला है। दौलत पेक ओल्डी से 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में डेपसोंग का इलाका लगता है। डेपसोंग इलाके के ठीक सामने चाइनीज पीएलए का चिपचॉप बेस है। चाइनीज यहां से पेट्रोलिंग करते हैं। बॉटल नेक से रॉकी नाले तक पेट्रोलिंग करते हैं। 2013 में इसी पॉइंट पर फेस ऑफ हुआ था। इंडियन आर्मी ने उस वक्त मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद वो पीछे हटे थे। एक बार फिर चाइनीज पीएलए दौलत पेक ओल्डी के पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, पेट्रोलिंग पॉइंट 12, पेट्रोलिंग पॉइंट 13 पर दबाव बनाते हुए डिप्लॉयमेंट कर रही है। चिंता बस इसी बात की है कि चाइनीज आर्मी जहां अपना जमावड़ा कर रही है, वहां से डीओबी की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाएगी। इसलिए ये जहां सबसे इंपॉर्टेंट बन गई है। भारतीय सेना के लिए डीबीओ इस समय स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। दरअसल यहाँ पर चाइनीज पीएलए प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है। उसके साथ साथ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के ऊपर भी दबदबा कायम करने की वो कोशिश कर रहा है। यही नहीं बल्कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11,
पेट्रोलिंग पॉइंट 12 और पेट्रोलिंग पॉइंट 13 के ठीक सामने चाइनीज अपनी साइड पर हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ उन्होंने अपने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, आर्टिलरी और आर्मर को डिप्लॉय किया है। डीबीओ से करीबन 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट पर डेप्सांग का इलाका पड़ता है। डेप्सांग के रॉकी नाले इलाके की तरफ चाइनीज पीएलए ने एक बार फिर से हैवी डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर चाइनीज पीएलए के सैनिकों की तादाद करीबन 500 से ज़्यादा की है। 2013 में भी इसी जगह पर चाइनीज पीएलए ने फेस ऑफ किया था। भारत ने सरप्राइज देते हुए चाइनीज पीएलए को उस समय पीछे की तरफ खदेड़ा था। एक बार फिर से भारतीय सेना के दबाव बनाने की रणनीति के साथ चाइनीज पीएलए डेप्सांग के ऊपर भी दबाव बनाना शुरू कर रहा है। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चीन को कहीं से भी पार नहीं करने दिया जाएगा। इसी वजह से पूरी तरह से किलाबंदी के तौर पर भारतीय सेना ने अपने आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन और आर्मर्ड एसेट्स भी यहाँ पर डिप्लॉय किए हैं। स्ट्रेटेजिक कारण से हम आपको इसकी संख्या नहीं बता रहे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि चाइनीज पीएलए के सामने 1:5 की रेशो में भारतीय सेना इस समय तैनात है। वैसे लड़ाई सिर्फ चाइनीज आर्मी से नहीं है, चाइनीज वायरस से भी है। चाइनीज वायरस के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है देश के सबसे बड़े प्रदेश में। कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो हो गया। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई। आज प्रधानमंत्री की एक एक बात को आप बहुत गौर से सुनिएगा। आप सभी ने मिलकर यूपी को जिस मुश्किल स्थिति में संभाला है, आने वाले अनेक वर्षों तक उत्तर प्रदेश के हर बच्चा, हर परिवार इसको बड़े गर्वपूर्वक याद करेगा। आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। चाइनीज वायरस रोकने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रयोग की डिटेल रिपोर्ट पेश की। आपने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को चकित कर देने की अद्भुत क्षमता है। नरेंद्र मोदी ने पूरा कैलकुलेशन समझाया। साथियों, संकट के समय जो साहस दिखाता है, सूझबूझ दिखाता है, सफलता उसी को मिलती है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। प्रधानमंत्री भी आश्चर्यचकित हैं। चाइनीज वायरस से अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्पेन और फ्रांस हारे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कोरोना पर काबू पाया। मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मिनट में योगी मॉडल की A to Z व्याख्या अपने व्याख्यान में की। हमारे तो अकेले यूपी की ही जनसंख्या 24 करोड़ है। यानी कि जितने लोग इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन, इन 4 देशों में रहते हैं, उतने ही लोग हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। लेकिन कोरोना में इन 4 देशों में मिलाकर उनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश जितनी है, इन 4 देशों में मिलाकर के 1,30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,30,000। जबकि उतनी ही जनसंख्या वाला हमारा उत्तर प्रदेश 600 लोगों की जान गई है। कहां 1,30,000 लोगों की मृत्यु और कहां 600 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने चाइनीज वायरस के संक्रमण का फैक्ट के ग्राउंड पर कैलकुलेशन और कंपैरिजन किया।
इसे सरल शब्दों में समझिए। एक तरफ है चाइनीज वायरस से युद्ध लड़ रहा 24 करोड़ की पॉपुलेशन वाला स्टेट उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ है नक्शे पर दुनिया के 4 विकसित नेशन, ब्रिटेन जिसकी आबादी है करीब 6 करोड़, स्पेन जिसकी आबादी है 5 करोड़, फ्रांस जिसकी आबादी है 7 करोड़, इटली जिसकी आबादी है 6 करोड़। चारों मुल्कों की पॉपुलेशन का टोटल फिगर है 24 करोड़। चाइनीज वायरस के खिलाफ युद्ध में अब तक उत्तर प्रदेश में करीब 600 डेथ रिकॉर्ड हुई, जबकि यूरोप के चारों मुल्कों में 1,30,000 मौत। अमेरिका की जनसंख्या करीब 33 करोड़ है, यूपी की जनसंख्या 24 करोड़ है, लेकिन अमेरिका में अब तक 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 600 लोगों की मृत्यु हुई है। अगर योगी जी ने और उत्तर प्रदेश के उनके सभी साथियों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सही से तैयारी नहीं की होती, अगर यूपी में भी अमेरिका की तरह ही तबाही मची होती, तो आज उत्तर प्रदेश में 600 नहीं 85,000 लोगों की जान जा सकती थी। अगर हम किसी और देश से तुलना करें तो उस हिसाब से देखें तो 85,000 लोग की जान जाती। लेकिन जो मेहनत यूपी की सरकार ने की है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब तक कम से कम 85,000 लोगों का जीवन बचाने में वो कामयाब हुई है। चाइनीज वायरस के खिलाफ उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल है क्या? इसको 10 पॉइंट में आप समझ सकते हैं। मार्च में सीएम योगी ने स्पेशल टीम 11 बनाई। लॉकडाउन का सख्ती से पूरे प्रदेश में पालन शुरू हुआ। कोरोना मरीजों का सिर्फ हॉस्पिटल में इलाज हुआ। 1 लाख कोविड बेड अलग से तैयार किए गए। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट यानी ट्रिपल टी। महंगे वेंटिलेटर की जगह सस्ते वेंटिलेटर बनाए। 35 लाख प्रवासी मजदूरों की कड़ी निगरानी हुई। 14 दिन का क्वारंटीन करवाया गया। प्रदेश में 60,000 निगरानी समितियां बनाई गई। 2 लाख आशा बहुओं ने घर घर स्क्रीनिंग की। पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर हम चुनौती को टाल देते। लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। योगी जी ने, उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है, बड़े बड़े समृद्ध देशों की बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया और वे देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविधा हो, इसके निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। कोरोना के खिलाफ जंग का मोर्चा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने संभाला। टास्क बड़ा था, चैलेंज मुश्किल था, लेकिन सही वक्त पर सही फैसलों ने चाइनीज वायरस के संक्रमण को कंट्रोल में रखा। यूपी की 112 पुलिस सेवा में राशन और दवा की होम डिलीवरी करवाई। मार्च में सिर्फ 60 टेस्टिंग से आज 20,000 टेस्ट रोजाना की क्षमता। डेली डीएम एसएसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योगी फीडबैक लेते हैं। यूपी में सेल्फ हेल्प ग्रुप पीपीई बना रहे हैं तो चीनी मिल सस्ते सैनिटाइजर। ये सब उस स्थिति में हुआ जब देश भर से करीब 30-35 लाख से जितने श्रमिक, हमारे कामगार साथी यूपी में पिछले कुछ हफ्तों में अपने गांव लौटे थे। सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलवाकर यूपी सरकार ने मुश्किल में फंसे अपने लोगों को वापस बुला लिया था। दूसरे राज्यों से आए इन साथियों से संक्रमण के फैलाव का रिस्क और भी अधिक था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस तरह
स्थिति को संवेदनशीलता के साथ संभाला। उसने राज्य को एक बड़े संकट से बाहर निकाल लिया। देश की भी बहुत बड़ी सेवा की है उत्तर प्रदेश ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में सीएम योगी के होमवर्क और हार्डवर्क पर बड़ी बात कही। जो लोग सियासत के चश्मे से योगी के काम को तौल रहे हैं, उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात बहुत गौर से सुननी चाहिए। आप कल्पना से कर सकते हैं, उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ हो, पिताजी की अंत्येष्टि में जाने के बजाय ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिंदगी खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जुटे रहे। मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रफ्तार और मीटर डराने वाला है। दिल्ली देश की राजधानी है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, लेकिन कोरोना को हैंडल करने में तमाम इंतजाम के बावजूद रिजल्ट अच्छे नहीं। अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो कोरोना को कंट्रोल करने का टास्क इम्पॉसिबल लग रहा है। चैलेंज नंबर 1, 24 करोड़ की आबादी। चैलेंज नंबर 2, मेडिकल फैसिलिटीज की कमी। चैलेंज नंबर 3, घर लौटे 35 लाख प्रवासी मजदूर। चैलेंज नंबर 4, शहर शहर छिपे बैठे जमाती। चैलेंज नंबर 5, धन और अन्न का इंतजाम। उत्तर प्रदेश के सांसद होने के नाते मैं भी इस समय हर बार लगातार योगी जी के साथ संपर्क में रहता था। काशी के लिए बातें करता था, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बातें भी सुनता था। 1.25 करोड़ कामगारों की, कर्मचारियों की पहचान करना, 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों के कौशल का, अनुभव का